खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से प्रोग्राम आपने देखना शुरू किया जी। सलाम जेके, मैं हूँ आपका मेज़बान इशफाक गौहर। सुबह आपके सामने आती है तो कोशिश रहती है कि आपको बाखबर किया जाए, हालात वाक़ात से बाखबर किया जाए। साल 2024 चल रहा है, इंतखाबात रियासत के अंदर शुरू हो चुके हैं और इस बीच सियासत किस अंदाज में आगे बढ़ रही है इस पर आज हमारी पूरी नज़र रहेगी। श्रीनगर समेत बडगाम और साउथ कश्मीर की सूरत हाल क्या कुछ है उस पर भी हम गुफ्तगू ज़रूर करेंगे। आपको और भी कुछ सूरत हाल से ज़रूर रूबरू करवाएंगे और आपको अपडेट करेंगे कि क्या कुछ चल रहा है इस वक्त तमाम मामलात पर। इसके साथ साथ जब आप हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं टीवी पर, तो आप हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन करेंगे। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistanis.in पर भी ज्वाइन करेंगे, जहां पर खबर, तज्ज़िया और तबसरा लगातार जारी रहता है। 24/7 आपके सामने हम रहते हैं और वहां पर भी आप इनबॉक्स में आकर चंद अहम मामलात से हमें रूबरू करवाते हैं, तो वो सिलसिला, वो प्यार, वो मोहब्बत बराबर रहना चाहिए। और आज कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पर 8 से 10 मिनट आपके साथ हम बिताएं, आपकी आवाज़ को सुने, आपके मामलात को हुकूमत की नज़र करें, ताकि मसाइल और मामलात भी किसी न किसी तरीके से हल हो। हस्बे वादा आज सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे पर एक नज़र डालते हैं। आसिफ रशीद मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। 3 सितंबर माजी में क्या कुछ हो चुका है, फटाफट से एक नज़र डालेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे पर और उसके बाद पिटारा खोलते हैं खबरों का। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम सलाम जी के हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए आज के प्रोग्राम में इससे पहले मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हम चलें, आज के दिन पर गुफ्तगू करें। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे, यानी सितंबर की 3 तारीख है और आज के दिन पर नज़र दौड़ाना बहुत ज़रूरी। चंद अहम तरीन वाक़यात जो आपके सामने हमने रखने हैं। 2020 में भारत और रूस ने AK-203 राइफल भारत में बनाने पर मुआहिदा आज के दिन किया। ये बड़ा एग्रीमेंट था। डिफेंस के एतबार से, डिफेंस के शोबे में दोनों मालिक ने ये बड़ा फैसला उस वक्त लिया जब ये कहा गया कि अपने अपने मुल्क के अंदर हथियार सबसे ज़्यादा बनाए जाएंगे। 2014 में भारत और पाकिस्तान में बैक वक्त सैलाब से 200 से ज़ायद हलाकतें हुई। सरहद के दोनों अतराफ नुकसान की तस्दीक मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के जरिए हुई। साल 2006 में आज ही का दिन था जब भारतीय नजात भरत जगदेव ने गियाना के सदर के तौर पर हल्फ लिया। सितंबर की 3 तारीख, आज से 18 बरस कबल। 2003 में पाकिस्तान की हुकूमत ने बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने का फैसला आज ही के दिन किया था। साल 1984 फिलिपाइन में खौफनाक तूफान के बायस 1300 से ज़ायद अफराद अपनी जान गंवा बैठे। 1984 में जनूबी अफ्रीका ने आज के दिन आइन अपनाया। सितंबर की 3 तारीख को साल 1971 में कतर एक आज़ाद मुल्क बना और आज यौम आज़ादी है। कतर के अंदर तकरीबात का अहतमाम सरकारी सतह पर हो रहा है। साल 1943 इटली ने दूसरी जंग अजीम के दौरान हथियार डालने के मुआहिदे पर आज के दिन दस्तखत किए और इस तरीके से इस युद्ध को या इस जंग को ख़त्म करने की जानिब बड़े यूरोपीय ममालिक में से एक इटली ने एक कदम पीछे खींचा। 1924 में चीन में खाना जंगी की शुरुआत आज ही के दिन हुई, जिसने बाद में 24,000 से ज़्यादा लोगों की जान भी ली। साल 1918 बरतानवी फौज ने कदीम इस्लामी शहर दमिश्क पर आज के दिन कब्जा किया और सीरिया के बाद दमिश्क जैसे बड़े हिस्सों पर या शहरों पर कब्जा करना जो बरतानवी फौज की शायद तरजीहात में शामिल था। आज से तकरीबन 100 बरस पहले इस मिशन में बरतानवी अफवाज कामयाब हुई। 1900 में आज के दिन रूसी फौज ने दरियाए आमूर पर कंट्रोल कायम किया, वो हिस्सा जहां पर तिजारत 7 से 8 ममालिक के दरमियान समुद्री रास्ते से होती थी और ये वो हिस्सा था जहां आबी वसाइल को बरकरार लाकर या इस्तेमाल करके मुल्क के अंदर बड़े प्रोजेक्टों पर काम भी जारी था। 1791 में फ्रांस की कौमी असेंबली ने फ्रांसीसी आइन की मंजूरी आज के दिन दी। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक तारीख 3 आती है साल 1971। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में ये चंद अहम तरीन वाक़यात आपके सामने हमने रखे हैं फॉर्मेट के मुताबिक। यहाँ से आगे बढ़ेंगे और शुरुआत अब खबरों की होगी और सबसे पहले आज बात मौसम की, क्योंकि गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में शदीद या मूसलाधार बारिशों ने नुकसान पहुँचाया है। राब्ता सड़कों, मेवा बागात, खड़ी फसलों और इसके अलावा दीगर कई मकामात पर रिहायशी मकानात को भी नुकसान पहुंचने की इतलात और तस्वीर मौसूल हुई। शुरुआत इसी खबर के साथ, क्योंकि आज दिन भी कोई अच्छी खबर नहीं है। मौसम के हवाले से अपडेट इंतहाई ज़रूरी। इससे पहले हम 4 और 5 सितंबर में दाखिल हो, 3 तारीख को मजीद मुश्किलात कई एक इलाकों में महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक होने वाली है। रियासती महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक एक बार फिर मतला बरालूद हो सकता है, तेज़ हवाएं चल सकती हैं और कई मकामात पर बारिशों का इम्कान भी लगाया गया है।
और याद रखिएगा कल इसी तरीके की पेशेंगोई सामने आई थी, जिसके बाद बानिहाल इलाके में क़यामत सुगरा बरपा हुई जब आसमानी बादल फटा, जिसके नतीजे में एक जवान की मौत वहां पर हुई है। और तेज़ और मूसलाधार बारिशों के साथ साथ जिस शिद्दत के साथ कल हवाएं चली हैं, उन्होंने जनूबी कश्मीर के शोपियां और कुलगाम इलाके में खड़ी फसलों को एक बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। कई मकानों को नुकसान पहुंचा है। गाड़ियां जो लगी हुई थी घरों के अंदर, उन पर उन्हें भी नुकसान की इतलात आ रही है कि गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है ज़िला कुलगाम के कई इलाकों के अंदर। ताहम कल जिस तरीके से मूसलाधार बारिशें, तेज़ हवाएं हुई थी, आज थोड़ी सी राहत ज़रूर मिलेगी, लेकिन कल एक बार फिर ये सूरत हाल इसी तरीके से देखने को मिल सकती है। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिशें कल पहलगाम इलाके के अंदर रिकॉर्ड की गई है, जहाँ पर 10.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद गुलमर्ग के अंदर शाम 6:30 बजे तक 8.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है। कल जब बादल फटा तो बानिहाल के इलाके के अंदर जाहिद अहमद वलद अब्दुल क़य्यूम साकिन मजलूस का जो रिहाइश पजीर नौजवान था वो यहाँ पर लुक्मे अजल हुआ है। ताहम कल जब ये बादल फटा तो उसके फ़ौरन बाद रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन भी आसपास के इलाकों के अंदर जो है वो शुरू किया गया है। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक 4 सितंबर 5 सितंबर को मतला बरालूद रह सकता है। 6 और 7 सितंबर को एक बार फिर बालाई और मैदानी इलाकों में हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें हो सकती है। 8 से 13 सितंबर के दरमियान कई मकामात पर बारिशें हो सकती है, इस तरीके का इम्कान जो है लगाया। ताहम ये जो तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से जो सामने आई हैं, स्पेशली साउथ कश्मीर का कुलगाम का इलाका हो या दीगर मकामात हो जहाँ से सबसे ज़्यादा नुकसान की खबर है, और ये वो मेवा है जिसको लेकर पूरे साल इंतज़ार में हॉर्टिकल्चर सेक्टर से वाबस्ता लोग रहते हैं। और किस तरीके से कल खड़ी फसलों को नुकसान हुआ है, मूसलाधार बारिशें, तेज़ हवाओं ने जो मेवा लगा हुआ था और बहुत तैयार था कि उसे मार्केट तक लिया जाता, किस तरीके से तबाही मची है आप ये देख सकते हैं। और आज भी सुबह से लेकर अभी तक कई मकामात पर इस तरीके की इतलात है कि बहुत ज़्यादा नुकसान खड़ी फसलों को हुआ है और स्पेशली हॉर्टिकल्चर सेक्टर को सबसे ज़्यादा नुकसान होने की इतलात इस वक्त मौसूल हो रही है। 4 और 5 सितंबर को थोड़ी सी राहत की खबर महकमा मौसमियात सुना रहा है, लेकिन आज और जो कल यानी 2 और 3 सितंबर की तारीख के लिए पहले से एडवाइजरीज भी जारी हुई थी। इस पर मजीद हम बात करेंगे, हमारे साथ मुख्तार अहमद साहब ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मुतासरा अफराद हैं जनूबी कश्मीर के अंदर जिनने सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया, खित्ता पीर पंजाल से भी मुतअद्दिद इलाकों में नुकसान की इतलात मौसूल हुई। साउथ के कश्मीर के अंदर जो लोग जिन लोगों ने नुकसान उठाया उनकी बात ज़रा सुनेंगे, जिन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ से बात की और तशवीश का इजहार भी मौजूदा सूरत हाल पर, क्योंकि कुदरत के कहर के बीच उन लोगों ने सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया जो साल भर मेहनत करते रहे और अब फल खाने का वक्त था, लेकिन उसी दौरान बदलते मौसम ने नुकसान पहुंचाया। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो इस मोहम्मदपुरा बेल्ट में हुआ है। मैं खुद ही आया यहाँ पे, तो मैंने जब बागों का मुआयना किया तो यहाँ पे मुझे बहुत नुकसान लगा और यहाँ पे लोग बड़े रो रहे हैं। बाकी चीज़ें उनका भी बेचारों का सारा साल भर का जो रोज़ी था जिस पे उनकी नज़र थी, तो वो अपने सामने आँखों के सामने ही उसको ख़राब होते हुए कैसे देख सकते हैं। अब सरकार की तरफ से जितना भी हो सकेगा मुआवजा, रिलीफ, जो भी हमें अब असेसमेंट करनी होगी, हम कल से ही अपना टीम भेज देंगे और जहाँ जहाँ जितना नुकसान हुआ है तो उसको ले आएंगे और शक्ल में और कोशिश करें। मैं सरकार से दो गुजारिश करूंगा। एक, टीम यहाँ जल्दी से जल्दी भेजें, ये कुछ 5, 6, 7, 8 गाँव आज जबरदस्त यह किस गामस मज मुब्तला सारी जन इंसान जू चटित टूट कह चीज यह खुदाय सुन कहर अत हेको कर खुदाय सुन कहर सो सारी बाग वाल जबरदस्त गमगीन जन बाग वाल वनकन जबरदस्त तूफान आव तूट पे वस पश वस अत मज कुल फिर जबरदस्त अत गमस मज शरीक तो एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नरस एडमिनिस्ट्रेशन डी साहब गुजारिश कर कि यमन किसानन तो यमन गरीबन गि भरपूर मुआवजा दिन। वो तूफान आव अम तूफान सर गरों मज बारा घर मज अंदर हे नबर नीर कह अगर ूट फुला ूट डर तो तकरीबन गो जितान जन मे मे दित नजर बागन 90% गो नुकसान डून त्र सारी पत्थर फैस फी वारिया बिजली तारन गो नुकसान खास कर जमींदार तबका रूद अम सि पश पे वारिया मकान तबेलन।
चलिए, ये उन लोगों की बात थी जिन्हें नुकसान उठाया। इंतजामिया कुछ एक मकामात पर पहुंची, लेकिन बेशतर ऐसे हिस्से हैं जहां पर रात देर गए तक, जो हमारी जानकारी है, जायजा लेने की कोशिशें थी और आज हो सकता है कि मुख्तलिफ इलाकों में टीमें मुआयना करने के मकसद से पहुंचे। मजीद ज़रा बात करते हैं मौसम के हवाले से। मुख्तार अहमद साहब, डायरेक्टर महकमा मौसमियात, इस वक्त श्रीनगर दफ्तर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मुख्तार साहब प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए। कोई अच्छी खबर है? आइंदा 24 घंटों में बहुत ज़्यादा नुकसान मुख्तलिफ इलाकों में हुआ, इसके बाद मौसम कैसा रहेगा? मैक्सिमम लोग आपके जवाब का इंतज़ार कर रहे हैं। जी आसिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, जैसे ऑलरेडी फोकास्ट था, बारिशें अमूमन रहेंगे, लैंडस्लाइड या शूटिंग स्टोन्स, मड स्लाइड्स का भी फोकास्ट था, और इसी तरह जी इंटेंस शावर्स के भी थे। तो कल तेज हवाएं भी चली, कुछ एक जगहों पे हेल स्टॉर्म और बारिशें भी हुई, मौसलाधार बारिशें। तो आज मौसम जो है थोड़ा अबरालूद बना हुआ है। एक स्पेल बारिशों का आज फिर हो सकता है, खासकर अगले 4-5 घंटे के दौरान, और 3-4 बजे के बाद जो है मौसम में बेहतरी आएगी टुवर्ड्स लेट आफ्टरनून। और उसके बाद कल और परसों खासकर 4-5 को मौसम अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं जी। और 6-7 के बीच में एक माइनर स्पेल है, कोई इंटेंस शावर नहीं है, अलबत्ता माइनर स्पेल है। एक बारिशों का कुछ एक जगहों के अंदर हल्की बारिशें रह सकती हैं थंडर के साथ। फिर 8th ऑनवर्ड्स या 7th आफ्टरनून से जो है मौसम में ओवरऑल बेहतरी देखने को मिल सकती है, और लगभग 15 सितंबर तक कोई सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है। वेदर मजमूई तौर पे ड्राई रहेगा, अलबत्ता कुछ एक जगहों के अंदर ब्रीफ शावर शॉर्ट पीरियड के लिए या कहीं पे लोकल डेवलपमेंट के कारण हल्की बारिशें हों कुछ एक जगहों के अंदर, उसको रूल आउट नहीं कर सकते। अलबत्ता 7 आफ्टरनून से लेकर लगभग 15 सितंबर तक कोई भी किस्म का वेदर एक्टिविटी नहीं है, तो वेदर मजमूई तौर पे ड्राई रहने के चांसेस हैं। मुख्तार साहब, जिस तरीके से कल हमने देखा कि तेज़ हवाएं तकरीबन 80-81 किलोमीटर की रफ्तार से चली हैं, क्या इस तरीके का इम्कान मज़ीद भी है ताकि बाग मालिकान और दीगर लोग जो इस सेक्टर के साथ जुड़े हों वो थोड़ा एहतियात बरतें? नहीं, अभी नहीं है, आज के डेट में तो नहीं है। 6-7 के आसपास फिर थोड़ा एक्टिविटी है। तो जब भी इंटरेक्शन होता है मॉनसून के जो विंड्स हैं और उसके साथ साथ जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के विंड्स हैं, तो जब भी इनका इंटरेक्शन रहता है तो इस टाइप का एक्टिविटी हमेशा देखने को मिलता है। और हेल स्टॉर्म और खासकर जो गस्टी विंड्स हैं वो हमेशा देखा गया है जब भी इंटरेक्शन होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और जो मॉनसून के विंड्स हैं। तो अभी कमिंग डेज में खासकर 6 खासकर दोपहर के आसपास फिर थोड़ा सा एक्टिविटी है, हो सके थोड़ी सी हवाएं चलें फिर से, लेकिन लोगों को ओवरऑल जो है एहतियात करना चाहिए जब भी वेदर फोरकास्ट रहता है इंक्लीमेंट वेदर का। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुख्तार हमारे साथ ज्वाइन कर रहे थे, बता रहे थे कि मौसम का मिजाज किस तरीके का रह सकता है। लेकिन एक से बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, कल से स्कूलों को बंद करने की भी अफवाहें चल रही थी, ज़रा उसकी भी वजाहत हो जाए। बिल्कुल, मुख्तलिफ इलाकों में मौसम ख़राब था और इस बीच बाकी अजला को फ़िलहाल छोड़िएगा, रियासी ज़िले के अंदर जहां पर इंतज़ामिया की जानिब से एक फ़ैसला लिया गया, क्योंकि कल बहुत सारे इलाकों में रियासी के अंदर भी दूर दराज या जो गांव देहात हैं वहां पर नुकसान पहुंचा। तो सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें थी कि पूरे जम्मू सूबे के अंदर और कश्मीर वादी के अंदर बिलखुसूस जुनूबी हिस्सों में तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया, लेकिन इंतज़ामिया ने इस बात की तस्दीक बिल्कुल भी नहीं की। सिर्फ एक ऑर्डर जो इंतज़ामी सतह पर आया है वो है चीफ एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर से निकला है, और ये रियासी के लिए है जहां खराब मौसम के पेश नज़र आज तमाम 12वीं जमात तक जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी तालीमी इदारे हैं, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हों या सरकारी इदारे हों, सबको बंद रखने का फैसला 3 सितंबर को पूरे दिन के लिए लिया गया है। ये हिफाजती इकदामात में से एक है कि किसी तरह का नुकसान जिले के अंदर ना हो। पिछले दिनों हमने आपको बता दिया था कि एडवाइजरी जारी हुई थी 2 और 3 तारीख को के लिए पर्टिकुलरली। तो आज जो ऑर्डर्स डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर से निकले उन पर फॉलो उनको करते हुए इंतजामिया की जानिब से चीफ एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर से तमाम स्कूलों को एक कम्युनिक गया है, एक मकतूब गया, जिसके जरिए बताया गया कि कल यानी कल शाम से बताया गया आज यानी 3 तारीख को मुकम्मल तौर पर तालीमी सरगर्मियां बंद रहेंगी। और ये भी कहा गया कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर 3 तारीख को कोई भी स्कूल, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वो नहीं चलेगा। इन सब के बीच में अगर कहीं पर किसी को कोई मुश्किल है तो नीचे हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ नंबर्स भी चल रहे हैं जो रियासी के अंदर इंतजामिया की जानिब से हंगामी सूरत हाल में कहीं इंतजामिया के ताउन की या मदद की ज़रूरत पड़ती है तो आप कॉल कर सकते हैं। पुलिस कंट्रोल रूम रियासी में नंबर 9622856295 पर आप कॉल कर सकते हैं, और इसके अलावा
रियासी जिले के अंदर रहने वाले जो लोग हैं 112 नंबर भी आप डायल कर सकते हैं, इस पर कॉल जरूर कीजिएगा। इसके अलावा एसएसपी रियासी, एडिशनल एसपी रियासी, एडिशनल एसपी कटरा, डिप्टी एसपी हेडक्वार्टर्स रियासी, डिप्टी एसपी भवन, इसके अलावा एसडीपीओ कटरा, अरनास, माहौर, एसएचओ पुलिस स्टेशन भवन, एसएचओ पुलिस स्टेशन कटरा, एसएचओ पुलिस स्टेशन रियासी, पुलिस स्टेशन पोनी, रानसू, इसके अलावा अरनास, चसाना और माहौर के इलाकों में भी पुलिस हुकाम को, जहां पर एसपीज, एडिशनल एसपीज, डिप्टी एसपीज, एसडीपीओज और खुद पुलिस की आला क़यादत इस वक्त इस मुश्किल सूरत हाल से निपटने के लिए, अगर कहीं पर किसी को जरूरत पड़ती है, क्योंकि आइंदा 24 से 36 घंटों में थोड़ी बहुत हलचल और हो सकती है, तो नुकसान कहीं पर ना हो, और अगर नुकसान होता भी है तो इंतजामिया से आप 9622856295 पर, या इसके अलावा रियासी जिले के रहने वाले लोग 112 नंबर जो हेल्पलाइन नंबर है डायल करके इंतजामिया को आगाह अपने इलाके की सूरत हाल से कर सकते हैं। बहरहाल बाकी 19 अजला के मुतालिक कोई भी जानकारी नहीं है, आज किसी तरह का कोई ऑर्डर नहीं है। सोशल मीडिया पर चंद एक अफवाहें जरूर थी, मगर रियासी के अंदर ऑफिशियली तालीमी इदारे आज बंद रहेंगी, जिसके जो खराब मौसम के पेश नजर फैसला लिया गया। जनाब, ये तो रियासी का हुक्मनामा था, लेकिन जरा मौसम के मिजाज के बाद सियासी मिजाज पर आते हैं और आपको बात बताते हैं कि सियासी उफक पर क्या कुछ चल रहा है। बात करते हैं कागजात नामजदगी दाखिल करने के हवाले से, क्योंकि दूसरे मरहले के तहत अब श्रीनगर, बड़गाम और जम्मू की कुछ असेंबली नशस्तों पर कागजात नामजदगी दाखिल करने के हवाले नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, और अब नोटिफिकेशन जारी होने के बाद कागजात नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कल श्रीनगर, बड़गाम और दीगर मकामात पर कागजात नामजदगियां दाखिल कर दी गई हैं। मियां अल्ताफ के फर्जंद महर अली ने कल अपने कागजात नामजदगी कंगन से दाखिल किए हैं। मुबारक गुल नेशनल कॉन्फ्रेंस के ईदगाह से कागजात नामजदगी दाखिल कर चुके हैं। ज़ुहैब मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नौजवान लीडर है, मीरा कदल से अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए। और कल जब यह कागजात नामजदगी दाखिल हो रही थी तो कहीं पर लाल और कहीं पर हरा झंडा साफ नजर आ रहा है, और कई मकामात पर आपसी तू मैं भी कई मकामात पर देखने को मिली है। श्रीनगर के अंदर कल इंतहाई अहम दिन था, और आज, कल और परसों आने वाले 3 दिनों तक मुसलसल अब यह खबर आ रही है कि कागजात नामजदगियां दाखिल कर दी जाएंगी। बड़ी झड़प जो है, यानी बड़ा मैदान जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दरमियान होगा, जहां जो रीजनल 2 पार्टियां हैं, लेकिन छोटी बड़ी पार्टियों ने भी इस बीच अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया। और माना जा रहा है कि श्रीनगर, बड़गाम और जम्मू के इन इलाकों के अंदर जहां पर दूसरे मरहले के तहत इंतखाबी दंगल को सजाया गया है, ये इंतहाई अहम होगा। और कल तकरीबन अभी हमारे पास 3 दिन मजीद बचे हैं जब कागजात नामजदगी दाखिल की जाएंगी, और इतलात और खबरों के मुताबिक बुधवार इंतहाई अहम तरीन दिन होगा, जिस दिन लगभग तमाम छोटे बड़े लीडर जो हैं वो अपने कागजात नामजदगियां दाखिल करेंगे। अल्ताफ बुखारी ने बुधवार का दिन चुना है, जिस दिन रोड रैली के जरिए से वो अपने घर से निकलेंगे और रिटर्निंग ऑफिसर तक पहुंचेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 10 गाड़ियों की इजाजत दे दी है, लेकिन माना जा रहा है कि शायद वो पैदल मार्च वहां से करेंगे। इसके साथ साथ अली मोहम्मद सागर और उनके फर्जंद सलमान अली सागर भी मैदान में उतरेंगे, और उनकी तरफ से हजरत बल यानी सलमान सागर को जहां से खड़ा किया गया, अली मोहम्मद सागर खानियार से, वो चुनावी दंगल का हिस्सा बनेंगे। इसके साथ साथ ईदगाह से खुर्शीद आलम, जिसे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने वहां पर खड़ा किया है, वो भी माना जा रहा है कि बुधवार को अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर रहे हैं। और इस तरीके से हाई प्रोफाइल टेम्पो जो है वो आने वाले चंद दिनों के अंदर अंदर देखने को मिल सकता है। इस बीच साबिका मेंबरान असेंबली, जिनमें साबिक मेंबर असेंबली नूर मोहम्मद शेख बस्ती आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर उतर सकते हैं। एक और दिलचस्प मुकाबला ये होगा वहां पर जहां से तारिक हमीद करार कांग्रेस के जो रियासती सदर हैं मैदान में उतर रहे हैं। साथ साथ इरफान शाह जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के
ख़ास रुकन भी है। उन्होंने गुज़श्ते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि फ्रेंडली कॉन्टेस्ट के लिए उन्हें इजाज़त दी जाए, वो भी पर तोड़ रहे हैं, शायद वो भी मैदान में है। तो इस तरीके से अब आप देख सकते हैं कि क्या कुछ सूरत हाल उभर कर आ सकती है। लेकिन जहां हम एक तरफ से बड़े लोग और बड़े चेहरे श्रीनगर के अंदर हल्के इंतखाब के अंदर देख रहे हैं, वहीं पर बयानों और काउंटर बयानों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बराह रास्त हमला पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर किया और कहा कि किस तरीके से पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ इख्तिदार के डोरे डाल रही है और इख्तिदार के अंदर आने की कोशिशों में लगी हुई है। वहीं पर कल उमर का एक और पलटवार भी आया, कहा कि राम माधव पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के इंतहाई नज़दीक तरीन उम्मीदवार है और आने वाले दिनों में बहुत सारी चीज़ें जो है वो तब्दील हो सकती हैं। ताहम रियासत के अंदर मौजूदा सूरत हाल क्या कुछ है, किस तरीके से बदल सकती है, इस पर भी उमर का कल वजाहती बयान आया, जिसको लेकर महबूबा मुफ्ती ने जनूबी कश्मीर में कमान संभालते हुए जवाब भी दिया है। फाइल करने का सिलसिला लगातार जारी है और कल मियां अल्ताफ के फर्जंद ने पहली बार कंगन से, मुबारक गुल ने श्रीनगर ईदगाह से, ज़ुहैब मीर ने लालचौक श्रीनगर से और उसके अलावा कल के बाद अगर आज की बात करेंगे तो आज भी तकरीबन आधे दर्जन के करीब कैंडिडेट जो है वो अपने कागजात नामजदगियां दाखिल कर की जानिब से पीडी और राम माधव को लेकर एक तबसरा किया गया, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक सीनियर रहनुमा और मौजूदा वक्त में बीजेपी के सीनियर लीडर हैं देवेंद्र सिंह राणा, उनकी जानिब से पलटवार किया गया। उनका बयान आपको सुनाते हैं, जिस बयान को सबसे ज्यादा इस वक्त देखा और पढ़ा जा रहा है, जिसमें माजी के रिश्तों को और बीजेपी के साथ करीबियों पर एक दूसरे को हदफ तनकीद बनाया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला साहब एक भ्रम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कश्मीर के लोगों को गुमराह करने की। उनकी ये कोशिश है ये बताने की और दर्शाने की कि हर पॉलिटिकल पार्टी, हर जमात जो सियासी जमात जम्मू कश्मीर में है वो बीजेपी के साथ जुड़ी हुई है। केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी जमात है जिसका कोई बीजेपी के साथ ना संबंध है ना संबंध था। जो 2014 की अलायंस की वो बात कर रहे हैं कि राम माधव जी ने पीडीपी के साथ कही, मैं बड़े वसूख और जिम्मेवारी से ये कह रहा हूँ कि 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनके ही नेतृत्व में, मैं उस टीम का हिस्सा था, भरपूर कोशिश की, अनथक कोशिश की कि किसी न किसी तरीके हमारे 15 सदस्यों के साथ भाजपा के साथ गठजोड़ हो जाए और सरकार बन जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलसल कोशिश हुई उस ज़माने में और यहाँ तक कि उमर अब्दुल्ला साहब उस उपलक्ष्य में माननीय अमित शाह जी जो उस वक्त अध्यक्ष थे भाजपा के, उनसे भी जाके उन्होंने भेंट की और राम माधव जी से भी भेंट की, दिल्ली में आके भेंट की और चर्चा करिए कि वो सरकार बनाने को तैयार हैं और जितनी भी शराइत होंगी बीजेपी की वो मानने के लिए तैयार है। केवल एक ही है कि किसी न किसी तरीके आप सरकार हमारे साथ बना लीजिए। लेकिन वो उनका प्रस्ताव जो था वो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने नकार दिया और ये हकीकत है, 100% हकीकत। और 5 अगस्त 2019 जिस वक्त 370 मिटा, उसके बाद मुसलसल कोशिशें की गई नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला नेतृत्व ने कि कहीं ना कहीं किसी जरिए भाजपा के साथ संपर्क बनाया जाए, भाजपा के नेतृत्व। और चूंकि मैं उन कोशिशों का हिस्सा रहा हूं, मैं जानता हूं कि किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग जो है वो बीजेपी के साथ हो जाए। और ये मैं कह रहा हूं अक्टूबर 2021 तक, क्योंकि उसके बाद मैं चला गया। अक्टूबर 2021 तक मुसलसल कोशिशें, तो पहले भी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ है। ये कश्मीर के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कश्मीर के लोग जो हैं, कश्मीर के अवाम जो हैं, वो सियासी तौर पे बड़े बाशूर हैं, वो सब जानते हैं और सब समझते हैं। ये हकीकत है, कुछ अखबारात ने भी उस वक्त इसका चर्चा किया हुआ है। तो अगर वो बात आ जाएगी कि वो एतराज़ करेंगे तो वो अखबारात
भी आपको मैं दे दूंगा जिनमें बातचीत हुई है। तो ऐसी बात नहीं है, सिर्फ एक ही मीटिंग नहीं हुई, बार बार मीटिंग्स हुई और उनका चर्चा जो है देश के अखबारों में। बीजेपी ने फैसला किया कि नई नेशनल कानून, आज भी तो ये कोशिश करते रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से बीजेपी के साथ गठजोड़ बने। बीजेपी नहीं मानती है, बीजेपी की केंद्रीय से। चलिए, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर की तरफ से पैदर पे बयान दिए गए हैं और इन बयानों के बीच खबरें काफ़ी ज़्यादा ये चल रही है और कल से लगातार सोशल मीडिया पर देवेंद्र सिंह राणा जो है वो वायरल है और कश्मीर के अंदर सियासत के अंदर एक नई जोश और एक नई चिंगारी जो है वो देवेंद्र राणा के बयान से आई है कि उमर और नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार बीजेपी के राब्ते में रही 2021 तक, जबकि 5 अगस्त 2019 का फैसला था, लेकिन 21 तक का लाम लिया गया और कहा जा रहा है कि आज भी कहीं ना कहीं कोशिश हो रही। देखना होगा कि पलटवार किस तरीके से उमर आज करेंगे, क्योंकि उमर की बैक टू बैक कई आज रैलियां हैं और कई मकामात पर आज कागजात नामजदगियां भी दाखिल करनी है। तो इसलिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का रिस्पॉन्स आज बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, इस पर हमारी पूरी नजर रहेगी। लेकिन जरा बात श्रीनगर बडगाम के बाद अब जरा साउथ कश्मीर की चल करते हैं, जहां पर सिर्फ चंद दिन रहे हैं वोटिंग के, लेकिन वोटिंग से कबल सियासत ने एक नया रुख ले लिया है। असेंबली इलेक्शन, जब जनूबी कश्मीर की हम बात करते हैं तो डीडीसीज जो बुनियादी तौर पर इंतहाई फाल अरकानों में शामिल किए जा रहे हैं, अब की बार लगभग जनूबी कश्मीर में वो चुनावी दंगल का हिस्सा बने हैं। जनूबी कश्मीर, साउथ कश्मीर के 5 अजला, जब हम बात करते हैं पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग, शोपियां की, तो वहां पर 9 डीडीसी मेंबर्स इस वक्त असेंबली इलेक्शन के मैदान में आए हैं। 9 डीडीसी ऐसे हैं जो बराह रास्त इलेक्शन लड़ रहे हैं और सब लोग जो है वो पार्टियों से नाराज होकर बहशते आज़ाद उम्मीदवार ही लड़ रहे हैं। और ये माना जा रहा है कि ये जो डीडीसी उम्मीदवार उतरे हैं, इन्होंने एक टफ कंपटीशन दिया है जी रिवायती सियासतदानों को। इस तरीके की इतलात और खबरें आ रही है। ताम हॉट सीट में बिजबिहारा अनंतनाग की सीट है, जहां पर डॉक्टर वीरी के मुकाबले में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की फायर ब्रांड लीडर इल्तिजा मुफ्ती सामने है, जो पहली बार चुनावी दंगल का हिस्सा बन रही है। लेकिन जब हम डीडीसी की बात करते हैं तो याद रखिएगा, वहीदुर रहमान पर्रा पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार भी है, पीडीपी के साथ ही अब्दुल कयूम मीर, डॉक्टर हरबख्श सिंह पुलवामा जिले से, एजाज मीर, राजा वहीद शोपियां जिले से, गुलजार अहमद डार और अफरोजा बेगम जिला कुलगाम से, और बिलाल अहमद देवा और एडवोकेट सलीम परे अनंतनाग से अब की बार चुनावी दंगल का हिस्सा बन चुकी हैं। और इस वक्त वहीदुर रहमान पर्रा जो ताजीम है पापोर के, वो पीडीपी के साथ है। बाकी मानदार जितने भी हैं या तो एआईपी के अंदर चले गए हैं या बहशत आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनावी दंगल का हिस्सा बने हुए हैं। मंजूर और मीमा, उन्होंने अपनी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर हरबख्श सिंह और कयूम मीर ने अवामी इत्तेहाद पार्टी ज्वाइन कर ली है। डॉक्टर बारी अंद्राबी जो फॉर्मर डीडीसी चेयरपर्सन है, उन्होंने पीडीपी को खैरबाद किया है। और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार को पुलवामा से वो मदद करेंगे। इसी तरीके से जब आप शोपियां की सूरत हाल को देखेंगे और डीडीसी के हवाले से देखेंगे तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पास 3 उम्मीदवार हुआ करते थे, एजाज मीर, राजा वहीद और मुजफ्फर अहमद वगे। और वक्त गुजरने के साथ साथ एक और डीडीसी जो थी वो उन्होंने उनके साथ ज्वाइन किया था, बिल्किस बानो। लेकिन अब सूरत हाल इंतहाई अलग है। एजाज मीर अलहदा तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। राजा वहीद ने रिजाइन पीडीपी से पहले ही कर दिया क्योंकि उसे भी टिकट नहीं मिली। और जैनपुरा और शुपियां से बिलतरतीब एजाज मीर और राजा वहीद जो है वो इस वक्त इंतखाबी दंगल का हिस्सा बन चुके हैं। बिल्किस बानो, अब्दुर्रशीद लोन ने साबिक एमएलए एजाज मीर को सपोर्ट करने का फैसला लिया है। अब आप समझ सकते हैं कि सूरत हाल किस तरीके से तब्दील हो रही है। और इसी तरीके से जैनापोरा में और दीगर मकामात पर भी इसी तरीके की सूरत हाल जो है वो उभर रही है। फिर कुलगाम की बात अब करेंगे तो जिला कुलगाम के अंदर गुलजार अहमद डार जो डीडीसी मेंबर डीके मर्ग से था, वो कंटेस्टिंग कैंडिडेट है पीडीपी के। दमालाजीपोरा के अंदर टिकट पर है और उनके मध्य मुकाबले में अफरोजा जान और जो एक और डीडीसी मेंबर है। फिर बिहिबा कुलगाम की सिर्फ ताल्लुक रखती है, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर वो मैदान में है। अनंतनाग की सूरत हाल भी ज़्यादा बेहतर नहीं है, जहाँ पर बिलाल अहमद देवा जो डीडीसी रुकन है काजीगुंड से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। अनंतनाग वेस्ट से हैं, इस वक्त डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की टिकट पर है।
और कंपटीशन काफ़ी दिलचस्प हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब्दुल मजीद लारमी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सोफी गफ्फार है, एडवोकेट सलीम परे मैदान के अंदर है, और इसी तरीके से डूरू असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की जब आप बात करते हैं तो वहाँ पर GA मीर जो साबिक सदर भी है कांग्रेस के, वो भी मैदान में है। मध्य मुकाबिल में मोहम्मद अशरफ मलिक है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, डॉक्टर वीरी तीसरी मरतबा अब की बार इल्तिजा जो है वो मैदान में है, ताहम उनके सामने इल्तिजा मुफ्ती है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर की बेटी भी है और पहली बार अपनी चुनावी दंगल का हिस्सा बन रही है। तो कुल मिलाकर जब आप देखेंगे तो बड़े चेहरे, रहमान वीरी जैसा चेहरा जो एक ज़माने में इस कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट कर रहा था, जहां से इल्तिजा रिप्रेजेंट कर रही है, उन्हें वहां से शिफ्ट कर दिया गया है। लेकिन दिलचस्प दंगल जो है वो बन चुका है। एक तरफ से DDC चुनाव के अंदर है, DDC का सपोर्ट आज़ाद उम्मीदवारों के है, और इस बीच अवामी इत्तेहाद पार्टी मैदान में है। और अब देखना होगा कि रिवायती तौर पर क्या हल वाला झंडा एक बार फिर वापसी साउथ कश्मीर के अंदर करेगा, या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी एक बार फिर साउथ कश्मीर को अपनी झोली में रखने में कामयाब होगी। इस बीच इत्तलात और सियासी पंडितों का मानना यह है कि रिवायती सियासत से हटकर अब की बार बहुत सारी चीजें जो है वो देखने को मिल सकती है, स्पेशली जनूबी कश्मीर जहां पर जमात इस्लामिया का भी एक अहम और बड़ा रोल बनता है। आज़ाद उम्मीदवार और जमात इस्लामिया का भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, और इस वजह से सूरत हाल इंतहाई दिलचस्प इस वक्त साउथ कश्मीर के अंदर बनी है। एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस, एक तरफ से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, एक तरफ से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, और दूसरी तरफ से जमात, अवामी इत्तेहाद पार्टी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के उम्मीदवार भी मैदान में हैं। और इस तरीके से कोशिश की जा रही है घर घर जाकर अपने मंशूर से आगाही दिलाई जाए। ताहम हॉट सीट्स पे जब आप देखेंगे 3 से 4 सीटें ऐसी हॉट सीट्स है जनूबी कश्मीर की जहां पर सबकी नजर रहेगी, जिनमें इल्तिजा मुफ्ती की एक सीट रहेगी, जिनमें GA मीर की एक सीट रहेगी, अब्दुल मजीद लारमी की एक सीट रहेगी, और भी इस तरीके से कुछ सीटें रहेंगी जहां पर सबकी नजर रहेंगी कि क्या कमबैक होगा या वर्डिक्ट फ्रैक्चर मैंडेट के तौर पर जनूबी कश्मीर से इस वक्त सामने आ सकता है। चलिए, ये बात इंतखाबात की हो रही है तो फर्स्ट फेज की तरफ हम जा रहे हैं और साथ साथ कुछ और खबरों की तरफ भी बढ़ेंगे। फर्स्ट फेज के बीच सब पार्टियों की जानिब से इंतखाबी मंशूर तैयार किया गया है। कुछ एक पार्टियां आवाम के सामने रख चुकी हैं, वादे किए गए हैं, रूट मैप आइंदा का क्या है, ये सारी चीजें हमने पिछले 2 हफ्तों के दौरान देखी है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP या BJP, इन 4 जमातों पर सबकी नजरें हैं। 2 बड़ी जमातें जिनमें BJP और कांग्रेस ऐसी हैं जिनने अभी भी इंतखाबी मंशूर अपना जारी नहीं किया है। सिर्फ 2 से 2.5 हफ्तों का वक्त बचा है जब जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, अपनी पार्टी, JDU समेत बाकी छोटी बड़ी तंजीमें जो हैं वो अपना मंशूर आवाम के सामने ला चुकी हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के अलावा बड़ी जमातों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अभी भी एक कदम पीछे है। 18 तारीख को पोलिंग होनी है। उससे पहले कहा गया कि तमाम लोगों से मुशावरत की गई है, स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत जारी है। कई अहम तरीन नुकात हैं जिन पर तफसीली जायजा लेकर पब्लिक ओपिनियन लेने की एक कोशिश है। और इस सिलसिले में हमने देखा कि कुछ पार्टियां सामने आई जिन्होंने 12 से 13 या 15 पॉइंट्स गिनवाए, बताया कि क्या वो आइंदा 5 वर्षों में करेंगी अगर उनको इख्तिदार में आने का मौका मिलता है या आवाम की तरफ से उनको मैंडेट दिया जाता है। इसके अलावा सबकी नजरें इस हिसाब से भी कि बीजेपी इस बार क्या अपने मंशूर में खास लेकर आएगी। कुछ वादे जो हमने देखा वर्बली किए गए, मुख्तलिफ जगहों पर तकारीर की गई, जबकि कांग्रेस पर भी इसलिए नजरें जहां पर कियोस और कंफ्यूजन के बीच कांग्रेस को भी हदफ तनकीद इस एतबार से बनाया जा रहा है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ खड़ी हुई है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर क्या वो मुल्की सतह पर जिस तरीके से मंशूर तैयार करती है उस लार्जर इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए उसी तरीके से चीजें तैयार करेगी या नहीं। तो दोनों पार्टियों की कमिटमेंट क्या होगी, तैयारियां क्या होगी, इस पर सवालात उठना शुरू हो गए हैं। क्योंकि जैसे जैसे हम इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं वक्त गुजरता चला जा रहा है, सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं, मगर 2 बड़ी मुल्क की सबसे सियासी जमातें अभी भी अवाम के सामने आइंदा की हिकमत अमली, आइंदा का जो उनका प्लान है, रोड मैप है, वो तैयार करने में कामयाब नहीं हो सकी। तवक्को ये भी की जा रही है कि आज या कल शायद इस पर मजीद कोई पेशरफ्त हो, मगर अभी तक सिर्फ उन नामों पर ऐलान हो रहा था जिनको उम्मीदवार की हैसियत से मैदान में उतारा जाना है, जिस पर काफी ज्यादा दोनों पार्टियों में हमने लड़ाई झगड़ा भी देखा। लेकिन बात जब मंशूर की है तो इस पर कोई ज्यादा लबकुशाई नहीं की गई है। हाँ, वर्बली काफी ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में या फिर तकारीर के दौरान या फिर नॉमिनेशंस के दौरान काफी ज्यादा बातें इन दोनों मामलात पर हो चुकी है।
अगर हम मंशूर की बात करें तो मंशूर बनाने का सबसे पहले पहल नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से की गई थी और सबसे पहले ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई जब उन्होंने अपने सियासी मंशूर को सामने रखा 2024 के असेंबली इंतखाबात के हवाले से। उसके फ़ौरन बाद हमने देखा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी भी मैदान में आई, उन्होंने भी मंशूर जारी किया और दीगर जमातों की तरफ से जिनमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सईद अल्ताफ़ बुखारी की सरबराही में पार्टी मैदान में आई और उन्होंने भी अपने मंशूर को अवाम के सामने रख दिया है। ताहम सब की नज़रें जो थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर हैं। दोनों जमातों की तरफ से आला सतही कमेटियाँ तश्कील दे दी गई थी, जहाँ कांग्रेस ने साबिक वज़ीर सैफुद्दीन सोज पर तकिया बना किया हुआ था और उन्होंने ग्राउंड ज़ीरो पर आकर तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया, अबूरी रिपोर्ट कमेटी को सौंपी, लेकिन अभी भी जो है वो मंशूर आना बाकी है। और इसी तरीके से डॉक्टर दरख्शान राबी और दीगर मेंबरान पर मुश्तमिल कमेटी को तश्कील दिया गया था जिन्होंने सूबा कश्मीर के अंदर इलेक्शन मैनिफेस्टो की तकमील की है, लेकिन बीजेपी की तरफ से भी अभी हतमी मैनिफेस्टो आना बाकी है। ताम ज़रा की बात को अगर सही माने, कैदियों की रिहाई से लेकर मुलाजमतों की फराहमी तक यकीन दहानी कराई जाएगी इन दोनों मंशूरों के अंदर, लेकिन इंतजार रहेगा कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का मंशूर कब और किस तरीके से सामने आएगा, जबकि सिर्फ चंद दिन पहले मरहले के तहत इंतखाबी दंगल में बाकी है। जहां इंतखाबी दंगल की बात हो रही है तो फटाफट से आपको जरा बीजेपी हेडक्वार्टर की भी खबर बताते चले, जहां मंशूर आना तो बाकी है लेकिन रात देर गए एक और लिस्ट जारी कर दी गई है और इस एक और लिस्ट के अंदर जहां सूबा कश्मीर के चंद सीटों पर इंतखाबी दंगल सजाने की बात कही गई है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के सदर रविंदर रैना के लिए भी इंतखाबी दंगल सजा दिया गया है। बीजेपी की तरफ से कल 6 नामों का ऐलान किया गया है दूसरे मरहले के तहत जो चुनाव लड़े जाएंगे। रविंदर रैना जो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सदर हैं वो नौशहरा हल्के इंतखाब से इंतखाबी दंगल में आएंगे, जबकि लाल चौक हल्के इंतखाब से इंजीनियर रशीद जो डीडीसी रुकन भी हैं उन्हें मैदान में उतारा गया है, बीजेपी की टिकट पर वो मैदान में आएंगे, जबकि ईदगाह हल्के से बीजेपी ने आरिफ राजा को मैदान में उतारने का फैसला ले लिया है। इसी तरीके से जाहिद हुसैन शारी शरीफ से और विबोध गुप्ता जो है वो रजौरी सीट से हल्के इंतखाब में मैदान में आएंगे। अली मोहम्मद मीर को खान साहब हल्के इंतखाब में जगह दी गई है कि वो वहां से चुनावी दंगल का हिस्सा बने। अब एजाज मीर जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, रात देर गए जश्न का समा उनके आबाई घर पर भी था, लेकिन मानिएगा कि एजाज मीर बीजेपी की टिकट पर डीडीसी का इंतखाब जीते हैं और लगातार अपनी प्रेजेंस वो श्रीनगर के अंदर दिखा चुके हैं। लेकिन देखना होगा जब आप हल्के इंतखाब श्रीनगर की बात करेंगे, एक तरफ से हाईली क्वालिफाइड जो है मीर साहब होंगे, दूसरी तरफ से एजाज मीर साहब होंगे, तीसरी तरफ से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के उम्मीदवार हैं अशरफ मीर साहब, और चौथी तरफ से जब आप देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार भी वहां पर है। और देखना होगा कि किस तरीके से ये नौजवान चेहरे जो हल्के इंतखाब अमीरा कदल की रिप्रेजेंटेशन करने का दावा भर रहे हैं, किस तरीके से ये लोगों तक पहुंचेंगे और कितना वोट लेने में कामयाब होंगे। फिर जब आप ईदगाह की ओर आएंगे तो यहां पर सिचुएशन आपको एंटायरली डिफरेंट नजर आएगी। आरिफ राजा ये डीडीसी ये श्रीनगर म्युनिसिपल कमेटी के अंदर सैनिटेशन के चेयरमैन रहे, बीजेपी की टिकट पर इन्होंने चुनाव जीता था, बीजेपी के नाम पर चुनाव जीता था और फिर डीडीसी के उसमें म्युनिसिपल कमेटी के सैनिटेशन चेयरमैन तक आ चुके थे। लेकिन इनके मुकाबले में रिवायती सियासतदान और हैवी वेट मुबारक अहमद गुल भी है जो स्पीकर भी रहे हैं, जो एडवाइजर भी रहे हैं और जिन्होंने मुख्तलिफ पड़ावों पर अपनी सलाहियत को मनवाया भी है। एक तरफ से वो है, दूसरी तरफ से उनके सामने होंगे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो अपनी तरह से सियासत करने में काफ़ी माहिर है और उनका ताल्लुक पहले खानियार में वो चुनाव लड़ते थे, अब वो यहाँ पर आए हैं तो वो भी उनके सामने रहेंगे। देखना होगा कि दिलचस्प मुकाबला होगा। रिवायती तौर पर आना जा रहा है कि दो तरफा मुकाबला होगा, जहाँ एक तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी, दूसरी तरफ से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी होगी और इन्हीं दो के बीच में सबसे ज़्यादा टक्कर होगी। लेकिन आरिफ के आने के बाद क्या ये टक्कर तिकोनी होगी, ये देखने लायक होगा। शहबाज शरीफ हल्के इंतखाब की जब आप बात करेंगे तो यहाँ पर रिवायती सियासतदान हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक वज़ीर ख़जाना चुनाव लड़ रहे हैं, उनके मुकाबले में जाहिद को खड़ा किया गया है। कितना ये टिक पाएंगे एक बड़ी बात होगी, क्योंकि वहाँ पर दो बड़े चेहरे, एक तरफ से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, दूसरी तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इन्हीं दोनों के बीच में यहाँ पर चुनावी दंगल जो है वो सज सकता है। खान साहब एंटायरली डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी इस बार है, क्या कुछ होगा देखना होगा, क्योंकि वहाँ पर एक बार फिर अली
मोहम्मद मीर मैदान अमल में आए हैं और उन्हें बीजेपी की तरफ से टिकट दे दिया गया है। तो कुल मिलाकर हर गुजरते लम्हे के साथ सियासत जो है वो नए उफक पर आ रही है, नए सिरे से बन रही है और इस बीच सबकी नज़रें श्रीनगर से लेकर बडगाम और बडगाम से लेकर गांधरबल तक रहेंगी, जो इंतहाई हाई प्रोफाइल सीटें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। चलिए यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पर वापस आएंगे तो सियासत से हटकर दीगर कुछ मामलों पर भी आपके सामने बात रखेंगे। कांग्रेस की जानिब से भी कुछ नामों का ऐलान कर दिया गया है। मजीद आज प्लान जब मंशूर की बात हो रही है, बाकी आज आगे पर फोकस सारी पार्टियां कर रही हैं, किस तरीके से दिन भर सरगर्मियां रहेंगी और नॉमिनेशंस का सिलसिला भी आज और कल काफी ज्यादा तेज होने वाला है। इस ताल्लुक से भी साथ साथ बात होती रहेगी। बात तिब्बी निजाम की होगी और साथ साथ तामीर तरक्की की डिटेल्स। ब्रेक के उस पार हमारे साथ रहिए।